अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो किस तरह से कंट्रोल होता है। यानी कि हमारे पास जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे कंट्रोल करने वाली कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके अंदर जो है मौजूद होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन दोनों का इंट्रिकेट इंटरप्ले होता है, यानी कि ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जेनेटिक्स का भी असर होता है और इन्वायरमेंट का भी असर होता है। इन दोनों की वजह से हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है कंट्रोल होता है। यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर की तरफ से आने वाले इन्वायरमेंट है, उनमें से चीज़ें जो हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो सकती हैं। और उसके अलावा हमारे खुद के सेल के अंदर जो डीएनए है, यानी कि जो हमारे जीन्स हैं, वो भी इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान। और इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये मालूम होगा कि हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं, वो किस तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज हो रहा है। यानी कि एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर था जाइगोट का, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग कह रहे हैं, वो जाइगोट का स्ट्रक्चर आगे चल करके टिश्यूज को बना रहा है और ऑर्गन्स को बना रहा है। तो लाजमी बात है उसके अंदर चेंजेस आए हैं एक सिंगल सेल के अंदर, तो वो टिश्यूज बना रहा है, ऑर्गन्स बना रहा है। तो इसके बाद दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इन्वायरमेंट और उसके अलावा जेनेटिक्स। अब जैसे कि हमने कहा कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे कंट्रोल करने वाले हमारे पास जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्हीं फैक्टर्स के कंट्रोल होने की वजह से हमारे पास कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लिखा हुआ है की प्रोसेसेस इन दिस कंट्रोल इंक्लूड पैटर्न फॉर्मेशन। हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है और उसके अंदर जो चीज़ें होने वाली है वो भी रेगुलेटेड है। और उसके अंदर एक चीज़ जो रेगुलेटेड है वो है हमारे पास पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब है कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसके मुख्तलिफ रीजन्स बनेंगे, मुख्तलिफ हिस्से बनेंगे। और ये हमारे एम्ब्रियो के जो मुख्तलिफ पार्ट्स बनेंगे, मुख्तलिफ हिस्से बनेंगे, इन्हें बनाने के लिए जीन एक्सप्रेशन भी होगा और सिग्नलिंग पाथवेज भी होंगे। यानी कि जो हमारा जीन है, जो हमारा डीएनए है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करने के बाद वो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाना शुरू करेगा। मतलब सिंपली आप ये समझे कि हमारा डीएनए तो पूरा मौजूद है, लेकिन वो डीएनए जब तक कोई काम नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। उस डीएनए के कुछ पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग केमिकल्स को बनाने का काम होगा। तो वो डीएनए के पार्ट्स यानी कि जो जीन्स हैं, जब वो काम करेंगे, एक्सप्रेस होंगे, तो उनके नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें बनेंगी। उसके अलावा हमारे सेल में से कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे और उनका जो तरीक़ेकार होगा उसे हम सिग्नलिंग पाथवे कहेंगे, कि वो मॉलिक्यूल्स सिग्नल्स निकालेंगे सेल में से निकल कर, और उसके नतीजे में भी कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होंगी। तो ये जो हमारे पास जीन एक्सप्रेशन है ये भी रेगुलेटेड है, यानी इसको भी हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, हमारा डीएनए कंट्रोल कर रहा है। और उसके अलावा सिग्नलिंग पाथवेज ये भी हमारे पास कंट्रोल्ड होते हैं। तो एक हमने बात पढ़ी कि डेवलपमेंट के दौरान एक पैटर्न फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो कि रेगुलेटेड है। एक और चीज़ इस सवाल से लिखी हुई है, वो है हमारे पास सेल डिफ्रेंटिएशन। सेल डिफ्रेंटिएशन का मतलब है सेल का मुख्तलिफ सेल्स में चेंज हो जाना। हमारे पास जब एक सिंगल सेल मौजूद है जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, उस जाइगोट में से आगे चल कर के हमारे पास दिमाग के सेल्स बन रहे हैं, उसके अलावा हमारे मसल्स के सेल्स बन रहे हैं, हमारे ब्लड के सेल्स बन रहे हैं, और उसके अलावा कई ज़्यादा सेल्स यानी कि हमारे बोन के सेल, ये मुख्तलिफ सेल्स हमारे पास बन रहे हैं। तो एक सिंगल सेल का मुख्तलिफ सेल्स में चेंज हो जाना, इसे सेल डिफ्रेंटिएशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो सेल डिफ्रेंटिएशन का प्रोसेस जो है इस सवाल से लिखा हुआ है कि जब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, हमारे पास कुछ सेल्स बनेंगे जो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे, इनके पास कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएंगे और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे। एक सेल हमारे पास मौजूद है, उस सेल के अंदर लाजमी बात है उसका डीएनए मौजूद है। अब वो डीएनए जब काम करेगा तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाएगा। अब जब उन सेल्स के अंदर जो डीएनए मौजूद हैं, उन डीएनए के पास कुछ मॉलिक्यूल्स पहुँचेंगे और उन मॉलिक्यूल्स के पहुँचने के बाद वो सेल अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स में चेंज कर देगा। अब सेल्स के पास कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे, यानी कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जैसे एक्टोडर्म की लेयर थी, उसके सेल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स पहुंचे और वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास नोटोकोड के जरिए से पहुंचे। नोटोकोड के कुछ मॉलिक्यूल्स पहुंचे हैं और एक्टोडर्म ने अपने आप को न्यूरल प्लेट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का भी जिक्र है, यानी कि वो फैक्टर्स जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल अंजाम देंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या, हमें मालूम है कि पहले इन्फॉर्मेशन डीएनए में से बनाई जाती है और उस इन्फॉर्मेशन की बदौलत पर मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर हैं, जिनकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगी और सेल अपने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। जब सेल अपने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को बनाएगा तो वो डिफरेंट सेल्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सेल्स जो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बदौलत वो अपने आप को चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि एक प्रोसेस है हमारे पास पैटर्न फॉर्मेशन का, जो कि आल्सो रेगुलेटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्से बन रहे हैं। उसके अलावा एक प्रोसेस है हमारे पास, वो है सेल डिफरेंटिएशन का, जिसके अंदर सेल अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स में कन्वर्ट करता है, जिसके अंदर अनडिफरेंटिएटेड सेल्स जो हैं वो कुछ चीज़ों के हासिल के बाद, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बाद वो अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स में चेंज कर देते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होंगे, जिनके अंदर टेम्परेचर होगा, लाइट होगा या न्यूट्रिएंट्स होगा। ये भी जो है जीन एक्सप्रेशन और सेल डिफरेंटिएशन पर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि टेम्परेचर का ज़्यादा या कम हो जाना ये हमारे सेल्स के ऊपर असर करेगा, क्योंकि हमारे एंजाइम्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा लाइट जो है ये भी हमारे डेवलपमेंट पर असरअंदाज होगी, क्योंकि विटामिन डी की सिंथेसिस जो है लाइट के बगैर नहीं हो सकती। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आगे चल करके असरअंदाज होती है लाइट, क्योंकि ये हमारे स्लीपिंग को कंट्रोल कर रही होती है। और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का हासिल होना ये भी जो है हमारे प्रोसेसेस के ऊपर असरअंदाज करेंगे, यानी कि सेल डिफरेंटिएशन का प्रोसेस हो गया या जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस हो गए, तो इन चीज़ों पर ये चीज़ें हमारे पास असरअंदाज हो रही हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास ये पूरे ही डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और उनके साथ साथ हमारे पास कुछ जेनेटिक फैक्टर्स। उन जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर हमारे पास जीन एक्सप्रेशन जो है ये शामिल है, जो कि हमारे जीन्स को काम कराएगा, जिसकी वजह से जीन्स हमारे एक्टिव होंगे। जीन्स जब एक्टिव होंगे तो वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक टॉपिक का जिक्र करते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है इसी कंट्रोल एंड डेवलपमेंट के हवाले से, वो है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर न्यूक्लियस का किस तरह से रोल होगा। याद रखिए कि जब हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर मुराद हमारे पास डीएनए है, क्योंकि डीएनए जो है वो हमारी डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो ये साबित करने के लिए कि डीएनए का किस तरह से रोल है, अब एक साइंटिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट किया गया था एक मरीन अलजी के ऊपर। अब मरीन अलजी की जो टाइप थी उसका नाम था एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, और ये कंडक्ट किया गया था 1920 की दहाई में, और जिसने कंडक्ट किया था उसका नाम था हैमरलिंग। तो हैमरलिंग ने जो है एसिटाबुलेरिया यानी कि एक समुद्री अलजी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। याद रहे कि जब हम एसिटाबुलेरिया का जिक्र करें तो ये सिंगल सेल्ड अलजी होती है, क्योंकि इसके पास एक सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस भी सिंगल मौजूद होगा, और इनका सिंगल न्यूक्लियस जो है वो बेस ऑफ द सेल में मौजूद होगा, यानी कि सेल के निचले हिस्से में मौजूद होगा। अगर ये हमारे पास एक अलजी मौजूद है तो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ बेस के अंदर इसका जो है न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें जो कि 1934 के अंदर इन्होंने कंडक्ट किया था, अब इसके हवाले से यहाँ तस्वीर आप देखेंगे तो इस तस्वीर में ही आपको समझ आ जाएगा। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो अलजी के ऊपर कंडक्ट किया गया था, जिसका हमें मालूम है कि उसका न्यूक्लियस जो था वो उनके बेस रीजन में मौजूद था। और यहाँ पर अलजी की जो है वो दो स्पीशीज़ ली गई हैं, यानी कि एक ही जीनस के दो अलग अलग स्पीशीज़। जीनस वही है एसिटाबुलेरिया, लेकिन स्पीशीज़ अलग है। एक है मेडिटेरेनिया, जिसका जो आप कप वाला ऊपर वाला पार्ट देखेंगे जो कि बना हुआ है एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर का। और अगर आप दूसरी अलजी को देखेंगे जो कि एसिटाबुलेरिया क्रेनियोलेटा है, उनका जो ऊपर वाला पार्ट मौजूद है वो कई टुकड़ों में डिवाइडेड है। हुआ ये कि नीचे वाले हिस्से को कुछ नहीं किया गया, बल्कि बाकी पूरा हिस्सा कट किया गया। ये पूरा हिस्सा कट किया गया और इसकी जगह पर दूसरा पार्ट यानी कि क्रेनियोलेटा का जो है वो हिस्सा डाला गया साइटोप्लाज्म वाला। अब जब ये दूसरा हिस्सा साइटोप्लाज्म वाला दाखिल किया गया है, ग्राफ्ट किया गया है इस मेडिटेरेनिया के अंदर, तब भी हमने देखा कि जो ऊपर वाला पार्ट अब ग्रो किया वो वही पुरानी अलजी का ग्रो किया, यानी कि मेडिटेरेनिया का किया। यानी कि हमने ग्राफ्ट कर लिया, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ कि क्रेनियोलेटा का हिस्सा आगे चल कर के ग्रो करता, लेकिन ग्रो करने वाला जो पार्ट हमारे पास डेवलप हुआ वो इसी मेडिटेरेनिया का हुआ। यही एक्सपेरिमेंट जब क्रेनियोलेटा के ऊपर किया गया तो उनका नीचे वाला हिस्सा छोड़ा गया और उसके ऊपर ग्राफ्ट किया गया मेडिटेरेनिया का हिस्सा। जब मेडिटेरेनिया का हिस्सा जो है इसमें लगाया गया, जोड़ा गया, तब भी जो है ये वाला हिस्सा यानी कि अम्ब्रेला शेप्ड पार्ट डेवलप नहीं हुआ, बल्कि वही जो है हिस्सा डेवलप हुआ जो क्रेनियोलेटा का हिस्सा था। यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को यहाँ पर कंट्रोल जो है वो पार्ट कर रहा था जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था। अगर हम साइटोप्लाज्म का हिस्सा इसमें दाखिल कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म अपना एक्सप्रेशन जाहिर नहीं करा रहा। जो डेवलपमेंट कराने का पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर इस न्यूक्लियस वाले पार्ट की है, क्योंकि न्यूक्लियस आगे गाइड कर रहा है, वहाँ से जेनेटिक एक्सप्रेशन हो रहे हैं और आगे चल कर के इस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बयान करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके अंदर न्यूक्लियस से जो है एसिटाबुलेरिया का वो दूसरे में लगाया गया, यानी कि एसिटाबुलेरिया क्रेनियोलेटा है, उनका जो न्यूक्लियस है
वो लगाया गया एस्ट्राबुलेरिया मेडिटेरिया के अंदर। जब ग्रेन्युलेटा का न्यूक्लियस जो है, ग्रेन्युलेटा का ये जो न्यूक्लियस है वो मेडिटेरिया के अंदर लगाया गया, तो जो डेवलप हुआ ऑर्गेनिज्म वो वही था जो कि ग्रेन्युलेटा वाला था, यानी मेडिटेरिया का ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। तो वही बात लिखी हुई कि जो पार्ट डेवलप हुआ वो ग्रेन्युलेटा के जैसा था, तो इससे पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज कर रहा है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई कि न्यूक्लियस ने जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज किया, और इसको सिंपल वर्ड में यही बयान किया गया कि न्यूक्लियस जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि शेप ऑफ कैप को डिज़ाइन करी थी, जिसकी वजह से शेप जो है कैप की डेवलप हुई। तो ये बात वही बयान की जा रही कि न्यूक्लियस जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और डेवलपमेंट को कैरी आउट कर रहा है। और न्यूक्लियस के कैरी आउट करने की वजह यही कि उसके अंदर डीएनए मौजूद है जो कि आगे इंस्ट्रक्शन देगा, जीन एक्सप्रेशन होगा और ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेवलपमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम रोल ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्कस करने वाले हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह से अपना काम अंजाम देता है। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया, एक तो न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल क्योंकि तमाम इन्फॉर्मेशन उस न्यूक्लियस में से आ रही है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसका काम उस एक्सप्रेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को जाहिर करना होता है। बगैर साइटोप्लाज्म के कुछ केमिकल्स के, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कह रहे थे, उन केमिकल्स के बगैर जो है जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। जब जीन अपने आप को जाहिर नहीं कर पाएगा तो जीन के कई सारे काम जो हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो लिखा हुआ है जो साइटोप्लाज्म है वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट के प्रोसेस को। और ये बात किस तरह से हमें मालूम हुई कि जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर, फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए जिन्होंने साइटोप्लाज्म के रोल के हवाले से हमें बताया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो फ्रॉग का अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके दो हिस्से होते हैं, और उसके दो हिस्से किस तरह से, एक साइटोप्लाज्म वाला होता है और एक दूसरा पार्ट जो कि योक वाला पार्ट होता है। तो जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है उसे हम एनिमल पोल कह रहे होते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम वेजिटल पोल कह रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक फ्रॉग का एग मौजूद है। अब यहाँ पर स्पर्म अभी दाखिल हो रहा है, यानी कि स्पर्म के दाखिल होने से पहले का ये एग मौजूद है, तो ये है अनफर्टिलाइज्ड एग। अब इस अनफर्टिलाइज्ड एग में आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट जिसको एनिमल पोल कह रहे हैं जो ग्रे कलर का है, और एक नीचे वाला पार्ट जो कि योक वाला पार्ट है जिसको हम वेजिटल पोल कह रहे हैं। अब आप देखेंगे तो स्पर्म जो है वो इस साइड पर आ रहा है। अब इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पर एक अलग से हिस्सा डेवलप हो जाएगा जिसको हम ग्रे क्रिसेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे क्रिसेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो पिगमेंट्स वाला पार्ट जो है वो शिफ्ट कर चुका है और एक लाइट कलर साइटोप्लाज्म का पार्ट डेवलप हुआ है जिसको हम ग्रे क्रिसेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये होता है कि पिगमेंटेड जो एरिया है वो उस तरफ चला जाता है जहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस दाखिल हुआ है, यानी कि यहाँ पर पहले पूरे हिस्से में पिगमेंट मौजूद थे। अब ये वाले पिगमेंट जो है इस तरफ चले गए जहाँ पर वो न्यूक्लियस इंटर हुआ था, यानी कि स्पर्म की न्यूक्लियस की दाखिला हुआ था, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो लाइट कलर का रह जाता है जिसको ग्रे क्रिसेंट कह रहे हैं। क्रिसेंट जो है हम चांद को कहते हैं, तो मून की जैसी इसकी अपीयरेंस होती है, शुरुआती जो चांद होता है उसे क्रिसेंट कह रहे हैं, तो उसकी जैसी इसकी अपीयरेंस होती है। इस ग्रे क्रिसेंट वाले पार्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है जिसका आपको इस एक्सपेरिमेंट में ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ ग्रे क्रिसेंट फॉर्म्स अपोजिट टू द पॉइंट वेयर द स्पर्म न्यूक्लियस इंटर द एग। अब लिखा हुआ है ग्रे क्रिसेंट तब बनता है जब कुछ पिगमेंट्स साइटोप्लाज्म के वो अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं और एक इलाका पीछे छोड़ जाते हैं जो कि ग्रे क्रिसेंट वाला होगा जहाँ पर पिगमेंट्स कम मौजूद होते हैं। अब ये हमारे पास सिंगल सेल मौजूद था, लाजिमी बात है ये जो सिंगल सेल है ये जाइगोट बन चुका है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, और फर्टिलाइजेशन वाला सेल जो है उसे हम जाइगोट कह रहे हैं। अब इस सेल के अंदर क्लीवेज होगी, जब क्लीवेज होगी तो ये सेल दो हिस्सों में डिवाइड होगा, और ये वर्टिकली डिवाइड होता है, और इसका मतलब ये है कि दो सेल जो बनेंगे इस सिंगल जाइगोट में से उन दोनों के पास जो है हाफ क्रिसेंट वाला पार्ट पहुंचेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सेल इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि एक सेल में भी ग्रे क्रिसेंट पहुंच रहा है, दूसरा सेल जो बनेगा उसमें भी ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट पहुंचेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि इस सेल को अगर बीच में से डिवाइड किया गया तो दो सेल्स हमारे पास बने और दोनों सेल्स के पास ग्रे क्रिसेंट का पार्ट इक्वली पहुंचा। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंगली इफ दीज डाटा सेल्स आर सेपरेटेड केयरफुली ईच ऑफ देम डेवलप इनटू अ नॉर्मल टेडपोल लार्वा। जब इन दोनों सेल्स को सेपरेट किया गया, यानी कि इन्हें अलग अलग सेल किया गया, तो उनमें से जो डेवलप हुए हैं ऑर्गेनिजम्स वो सारे के सारे एक नॉर्मल लार्वा के अंदर डेवलप हुए हैं। नॉर्मल फ्रॉग की लार्वा में वो डेवलप हुए हैं दोनों सेल्स, और ये एक तरह से ट्विंस की तौर पर थे, जैसे हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं कि एक जाइगोट के दो हिस्से हो जाते हैं और उसके बाद हमारे पास ट्विंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसी तरह से जब ये दो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में आधा आधा ग्रे क्रिसेंट का पार्ट पहुंच रहा है, तो जो दोनों सेल्स बन रहे हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल के तौर पर बन रहे हैं।
अब यहाँ पर हैंस एसपी मैन के एक्सपेरिमेंट के हवाले से डिस्कस किया गया है जो कि उन्होंने 1936 में कंडक्ट किया था। इस बार इन्होंने ये किया कि इन्होंने क्लीवेज की डायरेक्शन को बदल दिया, इन्होंने नॉर्मल प्लेन ऑफ क्लीवेज को बदल दिया और इस तरह से डिवीजन की कि ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट एक सेल में पहुंचा और दूसरे सेल के अंदर बिल्कुल ही ग्रे क्रिसेंट का पार्ट नहीं पहुंचा। तो लिखा हुआ है वन ऑफ द डॉटर सेल रिसीव द इंटायर ग्रे क्रिसेंट वाइल द अदर डिड नॉट रिसीव एनी ग्रे क्रिसेंट। दूसरे सेल के अंदर कोई भी ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट नहीं पहुंचा। दोनों हिस्सों को आगे चल करके सेपरेट किया गया और उनको आगे डेवलप होने दिया गया। वो सेल जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट वाला मुकम्मल पार्ट पहुंचा था वो एक कंप्लीट टेडपोल लार्वा के अंदर डेवलप हुआ। फिर ओके कंप्लीट लार्वे में वही हिस्सा डेवलप हो सका जिसके पास ग्रे क्रिसेंट का पार्ट मुकम्मल तौर पर पहुंचा था। जिस सेल में ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट नहीं पहुंचा वो फेल हो गया डेवलप होने में और वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर देखेंगे ये बीच में ग्रे क्रिसेंट मौजूद है। जब सेल को तोड़ा गया बीच में तो दो सेल्स बने, दोनों में ग्रे क्रिसेंट मौजूद है। फिर जब इनके स्ट्रक्चर्स बने हैं वो भी हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बने हैं, नॉर्मल टेडपोल के लार्वे बने हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक तरफ ग्रे क्रिसेंट मौजूद है और दूसरी तरफ ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं है, तो जब दो हिस्से हमारे पास डेवलप है तो एक हमारे पास नॉर्मल होकर के लार्वा डेवलप हुआ, दूसरा पार्ट जो है वो एबनॉर्मली ग्रो हुआ, उसके अंदर मुकम्मल स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हो सके। अब ऐसा क्यों हुआ, इस वजह से लिखा हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट ने हम ये बताया कि दोनों सेल्स के पास सेम जीन्स मौजूद थे लेकिन उन जीन्स का एक्सप्रेस होना, उन जीन्स का जाहिर होना वो ग्रे क्रिसेंट की मौजूदगी और उसकी एब्सेंट पे था। जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट मौजूद था उसने जीन एक्सप्रेशन के ऊपर असर किया और उस तरह से उनके जीन्स जो हैं वो ज़ाहिर हो सके। जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट का पार्ट मौजूद था उसने आगे के स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया और प्रॉपर डेवलपमेंट को वो पार्ट ला सका। जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट का पार्ट एब्सेंट था वहाँ के जीन्स मौजूद होने के बावजूद वो काम नहीं कर पाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो नए सेल्स को नहीं बना पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए सेल्स को और वो पार्ट के अंदर डेवलपमेंट भी हमें ठीक से देखने को नहीं मिली। तो ये हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बता रहे हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और रोल ऑफ न्यूक्लियस को इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।